सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि राजनीतिक विषयों पर जो चर्चाएं हैं, तो उन चर्चाओं में आज हमारे साथ दीपक छतवानी जी हैं, जो कि नवनियुक्त जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी से। तो इनसे थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उमरिया ज़िले का कल्चर है क्या और राजनीति यहाँ की कैसी है, क्योंकि जब ये राजनीति में आए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत लंबा समय इन्होंने राजनीति में लिया है। दीपक जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आप राजनीति में कब से आए और कैसे आपको लगा कि मुझे अब राजनीति में जाना चाहिए? सभी को नमस्कार। राजनीति में तो 1992 में जब भारतीय जनता पार्टी से दीपेंद्र प्रताप सिंह हमारे यहाँ पार्षद का चुनाव लड़े थे, तो मैं उनका पोलिंग एजेंट था उस समय पर। तो पढ़ाई के समय से ही हम लोगों का इंटरेस्ट राजनीति में हमारे ग्रुप का तो रहा ही है। अब चूँकि मैं बिजनेस वाले परिवार से होने के कारण बहुत ज़्यादा समय राजनीति में नहीं दे पाता था। अभी मैं 2013-14 से फिर से पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं कई पदों पर काम कर चुका हूँ। मैं मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ का जिला संयोजक भी रहा, आजीवन सहयोग निधि का प्रभारी भी रहा, कई बूथ मंडलों का प्रभारी रहा और लोकसभा उपचुनाव में आदरणीय मिथिलेश पैसे जी के साथ मैं विधानसभा बांधवगढ़ का सह प्रभारी भी था। तो कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय विष्णुदेव शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री सुहास भगत जी, संगठन सह मंत्री हितानंद भाई साहब जी और श्याम महाजन जी जो हमारे यहाँ संभागीय संगठन मंत्री हैं, इनका आदरणीय दिलीप पांडे जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का और विधायक श्री नारायण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ कि मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने ये जवाबदारी दी है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इस जवाबदारी को अच्छे से निभा सकूँ। जब यहाँ की राजनीति में जब आप लोगों ने कदम रखा होगा, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कम होते थे, तो उस वक्त यहाँ का कल्चर क्या था जब आपकी सरकार नहीं हुआ और आपको विपक्ष में काम करना पड़े? अब अभी ये 15 महीने का समय बीच में बोले कि गलतीवश भूलवश जनता की, अभी कांग्रेस को 15 महीने का समय मिला था। अपनी कारगुजारियों, अपनी षड्यंत्रों और अपने गलत कामों के कारण उनको फिर से वापस होना पड़ा। तो लगातार 2003 से हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके पहले उमा भारती जी की सरकार बनी, बाबूलाल गौर जी हमारे मुख्यमंत्री थे। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ऐसे संवेदनशील नेता हैं, मुझे ये लगता है कि जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और ये 7 करोड़ जनता मेरी भगवान है, तो सही में वो हर चीज़ पे उस पर खरे भी उतरते हैं। हमारे संबल योजनाएं हों, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो यहाँ आवास योजनाएं चलाई जाती हैं, राहत कार्य और ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी विकास कार्य हो रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि और किसी पार्टी ने कभी मध्य प्रदेश में ऐसा विकास करके दिखाया हो जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आज करके दिखा रहे हैं। और आपका ये जो कल्चर है यहाँ का, खास करके उमरिया का, तो उमरिया ज़िला जो है तो आज आपका बहुत फेमस ज़िला होता है जब से ज़िला बना, क्योंकि पहले शहडोल से जुड़ा हुआ था। तो आज अगर उमरिया शहर की बात करें, ये पूरे उमरिया ज़िले की, तो यहाँ की कुछ विशेषताएं बताइए, जैसे कुछ ऐतिहासिक हो या कुछ जिसके नाम से जाना जाता हो। अब ऐतिहासिक तो मैं ये कहूँगा कि उमरार नदी उमरिया का मूल है। उमरिया नाम ही उमरार नदी के कारण है। ऐतिहासिक उमरार नदी से ऐतिहासिक तो मैं यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं समझता हूँ जो उससे पुरानी अपन कहीं बात कर सकें। और हमारे यहाँ आदिवासी बाहुल्य होने के साथ साथ हमारे यहाँ लघु वनोपज का बहुत बड़ा वो होता है। यहाँ कभी चपड़ा खाना और गत्ता उद्योग, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ हुआ करती थी। अंग्रेज़ों के समय में भी कोयले का भी बहुत बड़ा व्यवसाय यहाँ से चलता था। अंग्रेज़ों के समय से ये चला आ रहा है। कुछ हमारे ऐसा भारतीय जनता पार्टी के आने के पहले कुछ षड्यंत्र हुए। क्या हुआ कि यहाँ के सभी उद्योग बंद कर दिए गए, जबकि विंध्य की औद्योगिक नगरी उमरिया ही कहलाती थी, पूरे विंध्य की। अब चूँकि यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क का विस्तार होने लगा, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंटरनेशनल एक पैलेस होता है जहाँ लोग घूमने आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क हमारे यहाँ एक ऐसा मतलब वो है कि जहाँ लोग यहाँ घूमने आते हैं हमारे यहाँ। और पुरानी चीज़ों में जैसे उद्योग के नाम पे तो यहाँ कुछ था नहीं ना, है आज।
हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई ना कोई उद्योग हम उमरिया के लिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरे कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं कि यहाँ हमने अभी एक रेलवे से भी वो की है कि यहाँ कभी एक मिनी लोको शेड का उमरिया और चंदिया के बीच में एक प्रोग्राम बना था। ये भी 75 साल पहले का सर्वे है। जैसे भी तीसरी लाइन यहाँ चल रही है, ये तीसरी लाइन जो बिछ रही है, आज का सर्वे आज का काम नहीं, ये 75 साल पहले का सर्वे है। पर चूँकि जो सत्ता में थे उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब हमारे मोदी जी ने ये तीसरी लाइन का भी काम चालू करवा दिया और हम लोग अभी एक लोको शेड के लिए यहाँ, जैसे कटनी का ट्रैफिक जब रेलवे का ज़्यादा हो जाता है तो वो ट्रेनें जो रास्ते पे खड़ी होती हैं, उसके लिए एक लोको शेड का उनका वो प्रस्ताव चल रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि रेलवे कोई ना कोई यहाँ बड़ी उपलब्धि उमरिया को देने वाला है, जिसमें 10-5 हज़ार लोगों के रोजगार की बात सामने आ रही है। आपके क्षेत्र में एक छोटा सा गांव कहिए या एक प्राचीन मंदिर है मणिबाग के नाम पर, इसे विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मणिबाग मंदिर कलचुरी कालीन का 11वीं शताब्दी का मंदिर बताया जाता है। ऐसे ही हमारा सागरेश्वर नाथ के मंदिर धाम में भी जो गेट बना हुआ है वो भी पूरा उसी कलचुरी कालीन का 11वीं शताब्दी का ही वो है। वैसे तो पता नहीं कि सागरेश्वर नाथ और मणिबाग कब के हैं, पर जो ज्ञात इतिहास में बात आती है कि ये 11वीं शताब्दी के अनुमान नहीं, ये कलचुरी कालीन पुरातत्व विभाग तो इसका वो देता है कि ये 11वीं सदी के मंदिर हैं। अब उस हिसाब से आज 1000 वर्ष हो गए। वहाँ की बहुत सारी मूर्तियाँ चोरी भी हुई विगत समय में, पिछले समय में। अब इस समय देख रेख पुरातत्व की तो कुछ करता नहीं है, जो वहाँ मंदिर ट्रस्ट और वो हैं वही कर रहे हैं। उनको संरक्षण करने की ज़रूरत, संरक्षित करने की आवश्यकता तो है। हम लोग इस बात के लिए पहल भी कर रहे हैं। हमने भी लोगों से बातचीत की है, तो उसमें भी सगरा मंदिर तो काफ़ी डेवलप हो गया है, वहाँ भी धीरे धीरे विकास कार्य चालू है। अच्छा, अभी ये चुनाव को लेकर के भी काफ़ी हलचल मची हुई है इस समय पर। एक 2 तरह की कंडीशन आपके सामने हो रही हैं। आप सुन रहे होंगे करीब पिछले वर्ष से कि कभी ये कहा जाता है कि अध्यक्ष पार्षद चुनेंगे, कभी डायरेक्टली पार्षदों को, मतलब उसके चुनाव, अध्यक्ष के चुनाव होंगे नगरीय निकाय को लेकर के। तो इस पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी या कोई राय आप देना चाहेंगे? अब ये तो संगठन और जनता के विषय हैं, और फिर आने वाले समय में पार्षद का चुनाव होगा, पार्षद चुनेंगे कि प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा कि अप्रत्यक्ष से होगा, ये तो अभी भविष्य की घटना है। अपन इसको भी कुछ भी नहीं बोल सकते। आने वाले समय में जैसा निर्णय होगा वैसा पार्टी, हमारी संगठन वैसा काम करेगा। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात जो है तो फिर होगी ऐसी कुछ छोटी मोटी चर्चाओं के साथ। तो आज का ये राजनीति का हमारा दूसरा एपिसोड था, जिसमें आज हमारे साथ दीपक छतवानी जी थे। इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।